जय हिंद। सिविल अपराइजिंग्स के बारे में हम बात कर रहे थे और उन्हीं सिविल अपराइजिंग्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम 3 और अपराइजिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हमें बात करनी है अपराइजिंग्स इन गंजम एंड गुमशुर के बारे में, दूसरा हमें पढ़ना है अपराइजिंग्स इन पालमाओ के बारे में, और तीसरा बात करनी है पोलीगार्स के रिवोल्ट के बारे में। इन तीनों अपराइजिंग्स के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, बात करेंगे। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अपराइजिंग्स इन गंजम एंड गुमशुर के बारे में। पहला सवाल तो ये आता है कि गंजम नाम की जगह है कहाँ पर। तो आज का जो उड़ीसा है वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गंजम। अगर मैप में देखें तो ये जो एरिया है इसे बोलते हैं गंजम, और गंजम में एक जगह है जिसका नाम है गुमशुर। गुमशुर और गंजम के लोगों ने रिवोल्ट किया, अपराइजिंग की। 2 बार किया इन्होंने ऐसा, एक तो 1800 में किया और फिर दोबारा 1835 से लेकर 37 के बीच में किया। नदन सिरकाराज वाला जो रीजन है, ये जो एरिया है इसे बोलते हैं नदन सिरकाराज। ये आपको पता होगा। नदन सिरकाराज में गंजम और उसके आसपास के जितने भी रीजन्स थे, एरियाज थे, वहाँ के लोगों ने रिवोल्ट करने की शुरुआत की। बेसिकली कहानी क्या है, गंजम डिस्ट्रिक्ट में एक जगह हुआ करती थी गुमशुर, और गुमशुर का एक जमींदार था जिसका नाम था सत्रिकारा भंज। सत्रिकारा भंज ने 1797 में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? गंजम डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट की कौन सी जगह की बात कर रहे हैं अपन? गुमशुर की बात कर रहे हैं। और गुमशुर का एक जमींदार है जिसका नाम है सत्रिकारा भंज। इस सत्रिकारा भंज ने 1797 में ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया, और 1800 आते आते सत्रिकारा भंज ने ओपन रिवेलियन की शुरुआत कर दी एंड ही स्टार्टेड डिफाइंग पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी जो भी ऑर्डर इशू कर रही थी, ये उसको मानने से मना कर रहा था। इनिशियली अंग्रेजों ने बड़ा पैसिव सा स्टेप लिया। अंग्रेजों का एक बड़ा ऑपरेसिव, बड़ा करप्ट कलेक्टर हुआ करता था जिसका नाम था नॉडग्रास। अंग्रेजों ने इस नॉडग्रास को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। अंग्रेजों को लगा होगा कि यार ये जो नॉडग्रास है ये बेहद करप्ट है, शायद लोग इसकी वजह से परेशान हैं और इसलिए रिबेल कर रहे हैं, क्यों ना इसको रिप्लेस कर दें ताकि बात वहीं के वहीं दब जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सत्रिकारा भंज का रिबेलियन और बढ़ता गया और इसको और लोगों ने ज्वाइन करने की शुरुआत कर दी। जैसे इसको ज्वाइन किया जलानी देव ने, इसको ज्वाइन किया जगन्नाथ देव ने। लेकिन फिर फाइनली जब अंग्रेजों ने एक्शंस लेने की शुरुआत करी तो 1804 में जगन्नाथ देव को कैप्चर कर लिया गया और जगन्नाथ देव को भेज दिया गया मसूलीपट्टनम में, और एक कॉम्प्रोमाइज रीच किया इन्होंने। अंग्रेज लोगों ने क्या किया, सत्रिकारा भंज को कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दे दी और इसको बोला कि भाई आप शांति से बैठे रहो, आप क्यों पंगे ले रहे हो, बाकी लोगों को क्यों भड़का रहे हो। सत्रिकारा भंज जो शांति से बैठ गया। लेकिन सत्रिकारा भंज का बेटा धनंजय भंज 1807-1808 में अपने ही बाप को अपनी ही जमीन से बाहर निकाल देता है। बेसिकली सत्रिकारा भंज की जो जमीन थी 1807-1808 में उसके बेटे धनंजय भंज ने उससे छीन ली, और धनंजय भंज ने अंग्रेजों के अगेंस्ट में रिबेल करने की शुरुआत करी। सत्रिकारा भंज के साथ में ये जो अग्रीमेंट हुआ था अंग्रेजों का कि हम तुम्हें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दे रहे हैं, शांति से बैठो, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये जो जमीन है, ये सत्रिकारा भंज के बेटे धनंजय भंज ने उससे छीन ली 1807-1808 में, और धनंजय भंज ने अंग्रेजों के अगेंस्ट में रिबेल करने की शुरुआत करी। लेकिन अंग्रेजों ने इसको सप्रेस कर दिया और धनंजय भंज ने सरेंडर किया इन जून 1815, और अंग्रेजों ने धनंजय भंज की जगह से वापस से सत्रिकारा भंज को रीअपॉइंट किया एज ए जमींदार। लेकिन वो कहते हैं ना, हमारे एरिया में तो आम तौर पे कहा जाता है कि बाप किसी से हारे चाहे ना हारे, अपने बेटे से हार जाता है। अंग्रेजों ने धनंजय भंज को हटा के सत्रिकारा भंज को वापस से जमींदार बनाया, लेकिन सत्रिकारा भंज कुछ टाइम के बाद खुद ही रिटायर हो जाता है इन फेवर ऑफ हिज सन धनंजय भंज। सत्रिकारा भंज ने बोला कि यार ये जो जमीन जायदाद है ये सब तेरी, मैं रिटायर हो रहा हूँ। एक बार फिर से जमीन जायदाद अथॉरिटी किसके पास में आ गई? धनंजय भंज के पास में अथॉरिटी आ गई। धनंजय भंज के पास में अथॉरिटी आई। अंग्रेज लोग इससे रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे, ये रेवेन्यू की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो नवंबर 1835 में अंग्रेजों ने गुमशुर और कोलायदा नाम की जगह को कैप्चर कर लिया। गुमशुर जो कि इनकी प्राइमरी जगह थी, और कोलायदा, इन दोनों जगहों को कैप्चर कर लिया। जब जगहों को अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया तो धनंजय भंज ने एक बार फिर से रिबेल करने की शुरुआत करी। ये जो रिबेलियन है बड़ा स्ट्रॉन्ग रिबेलियन था।
इसकी वजह से अंग्रेजों की जो लोकल गवर्नमेंट थी वो बेहद कमज़ोर हो गई। लेकिन मीनवाइल धनंजय डाइड इन दिसंबर 1835। धनंजय दिसंबर 1835 में एक्सपायर्ड और धनंजय भंज के जाने के बाद ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो अपराइजिंग है, ये जो रिवोल्ट है, उसके फॉलोवर्स ने कंटिन्यू की। अच्छा, जब ये रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा था तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया रसेल नाम के एक आदमी को और इसको पूरी पावर दी कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस रेजिस्टेंस को सप्रेस करो। धनंजय भंज तो दिसंबर 1835 में मर गया है, इसके फॉलोवर्स जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं लड़ाई को। रसेल नाम के एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है इस सिचुएशन से डील करने के लिए और पूरी पावर दी गई है, खुली पावर दी गई है। ये जो रेजिस्टेंस है गंजम के लोगों का, गुमशुर के लोगों का, ये चला फरवरी 1837 तक। और फरवरी 1837 में दोरा बिशाई जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर था धनंजय भंज के बाद, ही वॉज अरेस्टेड। और जब दोरा को अरेस्ट कर लिया गया तो धीरे धीरे ये जो रिबेलियन है, ये जो अपराइजिंग है, ये ख़त्म होती गई और अंग्रेज लोगों ने गुमशुर से जमींदारी सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया। द जमींदारी ऑफ गुमशुर वॉज फोरफिटेड। और ये पूरी कहानी है गंजम और गुमशुर की अपराइजिंग की। एक बार फिर से देख लेते हैं अपन ने क्या बात करी। देखो, एक जमींदार हुआ करता था गुमशुर का जिसका नाम था सत्रिकारा भंज। ये सत्रिकारा भंज ने 1797 में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को बोला कि मैं रेवेन्यू पे नहीं करूँगा। 1800 आते आते इसने ओपन रेबेलियन की शुरुआत कर दी और पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऑर्डर्स को डिफाई करने की शुरुआत कर दी। सॉल्यूशन के तौर पे अंग्रेज लोगों ने नॉर्डग्रास जो कि बड़ा करप्ट कलेक्टर था उसको हटाया, रिप्लेस किया, लेकिन सॉल्यूशन निकला नहीं। सत्रिकारा भंज को और लोग ज्वाइन कर रहे थे, जैसे जलानी देव, जैसे जगन्नाथ देव। फाइनली 1804 में जगन्नाथ देव को कैप्चर किया अंग्रेजों ने और उसको भेज दिया मसूलीपट्टनम। और सत्रिकारा भंज को कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दी और बोला कि शांति से बैठे रहो, क्यों रिबेल कर रहे हो। लेकिन सत्रिकारा भंज का बेटा धनंजय भंज 1807-1808 में अपने ही फादर से उसकी ज़मीन को छीन लेता है और धनंजय भंज ने रिबेल करने की शुरुआत करी अंग्रेजों के अगेंस्ट में, लेकिन इसको सरेंडर करना पड़ा जून 1815 को। धनंजय को रिप्लेस किया गया और वापस से जमींदार बनाया गया किसको, सत्रिकारा भंज को। लेकिन सत्रिकारा भंज थोड़े टाइम के बाद वापस से धनंजय भंज अपने बेटे के फेवर में रिटायर हो जाता है। धनंजय भंज एक बार फिर से पावर में आ गया और जब अंग्रेजों ने इससे रेवेन्यू की डिमांड करी तो ये फुलफिल नहीं कर पा रहा था। अंग्रेजों ने 1835 नवंबर में गुमशुर और कोलायदा नाम की जगह को कैप्चर कर लिया। धनंजय भंज के पास में कोई ऑप्शन नहीं था। धनंजय भंज ने वापस से रिबेल करने की शुरुआत करी और ये रिबेलियन बड़ा स्ट्रॉन्ग रिबेलियन था। इसने सिग्निफिकेंटली लोकल गवर्नमेंट की अथॉरिटी को वीक किया, लेकिन धनंजय भंज पास्ड अवे इन दिसंबर 1835। धनंजय भंज पास्ड अवे और जो रेजिस्टेंस है वो इसके फॉलोवर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। अंग्रेज लोगों ने एक ऑफिसर अपॉइंट किया जिसका नाम था रशेल और इसको पूरी पावर दी गई कि भाई साहब आपको जो करना है करो, लेकिन इस रेजिस्टेंस को ख़त्म करो। जब धनंजय भंज डाइड अवे, पास्ड अवे, तो जो अथॉरिटी है, जो लीडरशिप है, वो डोरा के हाथ में थी। लेकिन फरवरी 1837 में डोरा वॉज अरेस्टेड और इसकी अरेस्ट के साथ ही ये रेजिस्टेंस जो है वो बेहद कमज़ोर हो गया और धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अंग्रेज लोगों ने गुमशुर की जो जमींदारी है उसको ही ख़त्म कर दिया अल्टीमेटली। और ये बात हो गई गंजम और गुमशुर की अपराइजिंग के बारे में। इसके बाद बात आती है अपराइजिंग्स इन पालामाऊ के बारे में। और पालामाऊ की जो अपराइजिंग है वो बहुत छोटी सी अपराइजिंग है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट क्योंकि किताब में दे रखी है तो अपन देख लेते हैं। पालामाऊ की अपराइजिंग 1800 से लेके 1802 के बीच में चली। पालामाऊ है कहाँ पर, ये जो झारखंड है, आज के झारखंड में ये जो एरिया है इसे बोलते हैं पालामाऊ। और पालामाऊ में बेसिकली एग्रीगेरियन, एग्रीकल्चरल क्राइसिस थे, क्राइसिस ऑफ एग्रीगेरियन लैंडलॉर्डिज्म एंड फ्यूडल सिस्टम। हुआ क्या, 1800 में एक चोरा चीफ जिनका नाम था बुखान सिंह, बुखान सिंह ने अंग्रेजों के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया। इस बुखान सिंह के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए कर्नल जोन्स को भेजा गया और कर्नल जोन्स लगातार 2 साल तक पालामाऊ में रहे बुखान सिंह के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। अल्टीमेटली 1802 में बुखान सिंह डाइड, बुखान सिंह पास्ड अवे। और जब 1802 में बुखान सिंह पास्ड अवे तो ये जो पालामाऊ की अपराइजिंग है ये खुद ब खुद ठंडी हो गई। बेसिकली बहुत सिंपली 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो पालामाऊ की अपराइजिंग किससे शुरू हुई, बुखान सिंह से शुरू हुई। कब शुरू हुई, 1800 में शुरू हुई। सप्रेस करने के लिए किसे भेजा गया, कर्नल जोन्स को भेजा गया। बुखान सिंह पास्ड अवे इन 1802 और इनके जाने के बाद पालामाऊ की अपराइजिंग खुद ब खुद खत्म हो गई। इसके बाद बात आती है
पोलीगार्ड्स के रिवोल्ट के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि पोलीगार्ड्स होते कौन है। इस चैप्टर का जो पहला सेशन है उसी में बात की है अपन ने कि पोलीगार्ड्स कौन होते थे। पोलीगार्ड्स बेसिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स होते थे, मतलब राजा लोग ऐसे लोगों को लंबी चौड़ी ज़मीन दे देते थे और बदले में ये जो पोलीगार्ड्स हैं ये राजा को या नायक को मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, कुछ पैसा वैसा भी देते थे। बेसिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स को बुलाया जाता था पोलीगार्ड्स। और आप समझ सकते हो कि जो आदमी मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा है राजा को, राजा ने उसको बदले में कुछ ज़मीन दी हुई है, वो कितना पावरफुल होगा। इन पोलीगार्ड्स ने रिवोल्ट किया अंग्रेजों के अगेंस्ट में 1795 से लेके 1805 के बीच में। और अपने को ये भी पता है कि ये जो पोलीगार्ड्स हैं ये सदर्न इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड थे, बेहद पावरफुल फोर्स हुआ करते थे और सदर्न इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड थे। कहानी क्या है, 1781 में आरकोट का जो नवाब है, ये जो एरिया है ये आरकोट है, मतलब आज का तमिलनाडु वाला एरिया। ये जो आरकोट का नवाब है इसने कार्नेटिक प्रोविंसेस और टेनेवेली की जो प्रोविंस है उसका कंट्रोल दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1781 में आरकोट के नवाब ने टेनेवेली और कार्नेटिक का कंट्रोल किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अच्छा, ये जो पोलीगार्ड्स हैं ये खुद को इंडिपेंडेंट सोवरेन अथॉरिटी समझा करते थे। पोलीगार्ड्स कहते थे कि हाँ ठीक है नवाब बैठा हुआ है लेकिन मिलिट्री सर्विस तो हम प्रोवाइड करते हैं, हम पे क्या अधिकार है, इंडिपेंडेंट है हम एक तरीके से। लेकिन जब टेनेवेली कार्नेटिक का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला तो इन पोलीगार्ड्स की अथॉरिटी कम करना शुरू हुई, अथॉरिटी रिड्यूस करने की शुरुआत करी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी। तो पोलीगार्ड्स को लगा कि यार ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे इंडिपेंडेंस को छीना जा रहा है। एक तरफ तो पोलीगार्ड्स इस वजह से नाराज हैं कि उनके इंडिपेंडेंस को छीना जा रहा है, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए नए टैक्सेस लगाने की शुरुआत कर दी। और इस बैकड्रॉप में पोलीगार्ड्स ने शुरू किया रिवोल्ट करना। पहला फेज ऑफ रिवोल्ट अपन पढ़ने वाले हैं। ये जो पहला फेज था पोलीगार्ड्स के रिवोल्ट का, इसको लीड कर रहे थे कट्टा वुमान नायकन। कट्टा वुमान नायकन पोलीगार्ड्स का जो रिवोल्ट है उसके पहले फेज को लीड कर रहे थे। कट्टा वुमान नायकन, ये नाम मैं कितना ठीक तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ आई डोंट नो, बट होपफुली शायद सही हो। कट्टा वुमान नायकन पोलीगार्ड्स के रिवोल्ट के पहले फेज को लीड कर रहे थे। ये तमिलनाडु आरकोट वाला जो रीजन है वहीं के एक रीजन के पंजलन कुरिची के पोलीगार्ड थे। अच्छा, अब इसमें जितने भी नाम आने वाले हैं एक इमेज बना लो कि ये जो आरकोट वाला एरिया है, आज का जो तमिलनाडु वाला एरिया है, उनके कुछ कुछ एरियाज़ की बात हो रही है। अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि आरकोट आज का जो तमिलनाडु है उस रीजन में ये पोलीगार्ड का रिवोल्ट चल रहा है। एक एक पर्टिकुलर जगह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वापस से देख लेते हैं। 1781 में आरकोट के नवाब ने कार्नेटिक और टेनेवेली नाम की जो प्रोविंसेस है उनका कंट्रोल दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहाँ पर रहते थे पोलीगार्ड जो कि अपने आप को बेहद स्ट्रांग, बेहद पावरफुल अथॉरिटी समझा करते थे और खुद को इंडिपेंडेंट सोवरेन अथॉरिटी समझते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इनको लगा कि यार इनके इंडिपेंडेंस को छीना जा रहा है। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए नए टैक्सेस लगाने की शुरुआत कर दी। नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, इनके इंडिपेंडेंस को छीना जा रहा है, तो ये पोलीगार्ड्स जो है वो रिवोल्ट करते हैं। पहला फेज ऑफ द रिवोल्ट है उसको लीड कौन कर रहा है, कट्टा वुमान नायकन, जो कि एक पोलीगार है। और इन्होंने इस पोलीगार्स के रिवोल्ट को लीड किया बिटवीन 1795 टू 99। और इनफैक्ट कट्टा वुमान नायकन की फोर्सेस ने ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस को एक बार हरा भी दिया, लेकिन फिर बाद में और जगहों से इंग्लिश फोर्सेस को भेजा गया और अल्टीमेटली कंपनी फोर्सेस ने कट्टा वुमान को हराया। और ये जो कट्टा वुमान है ये जब हार गए तो ये भाग के चले गए पुडुकोट्टाई के फॉरेस्ट में। लेकिन पुडुकोट्टाई का जो राजा था जिसका नाम था इट्टापन, इस इट्टापन ने अंग्रेजों के साथ में एक ट्रीटी साइन करी और इसने धोखा दे दिया कट्टा वुमान को। और कट्टा वुमान को जब इट्टापन जो कि राजा था पुडुकोट्टाई का उसने धोखा दिया तो अंग्रेजों ने इसको कैप्चर कर लिया। और कट्टा वुमान के साथ इनका जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट अलाय था जिसका नाम था सुब्रमण्यम, उन दोनों को फांसी दे दी गई। दूसरा सोंडारा पंड्याय को मार दिया गया और बहुत सारे पोलीगार्ड्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे उनको एग्जीक्यूट किया गया और उनकी जो भी ज़मीन थी उनको कॉन्फिस्केट कर लिया गया, छीन लिया गया। एक बार फिर से देखो, 1781 में नवाब ऑफ आरकोट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल दे दिया, मैनेजमेंट दे दिया कार्नेटिक का और टेनेवेली का। कार्नेटिक और टेनेवेली में जो भी पोलीगार्ड्स रह रहे थे, जो कल तक खुद को इंडिपेंडेंट सोवरेन अथॉरिटी समझा करते थे, उनको लगा कि यार ये तो धोखा हो रहा है हमारे साथ, हमारे इंडिपेंडेंस को छीना जा रहा है। एक तरफ इंडिपेंडेंस छीना जा रहा है, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए नए टैक्सेस लगाने की शुरुआत कर दी।
तो ये जो पॉलीगार्ड्स हैं इन्होंने रिवोल्ट करने की शुरुआत करी। रिवोल्ट को लीड कौन कर रहा था? कट्टावुमान नायकन। 1795 से लेकर 1799 के बीच में कट्टावुमान नायकन ने पॉलीगार्ड्स के रिवोल्ट को लीड किया और इनफैक्ट कट्टावुमान नायकन की फोर्सेस ने इंग्लिश फोर्सेस को हरा भी दिया। बट फिर बाद में मदद आ गई तो अल्टीमेटली कंपनी फोर्सेस ने कट्टावुमान की फोर्सेस को हरा दिया। कट्टावुमान भाग के पहुंच गए पुडुकोट्टाई के फॉरेस्ट में। पुडुकोट्टाई का जो राजा था इट्टापन ने कट्टावुमान नायकन को धोखा दिया और इस धोखे के चलते अंग्रेज लोगों ने कट्टावुमान को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कट्टावुमान, सुब्रमण्यम इन दोनों को फांसी दे दी। सोंडोर जो कि एक और अलाय था इनका, उसको मार दिया और जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलीगार्ड्स थे उनको एग्जीक्यूट किया गया और उनकी जो जमीनें थी वो छीन ली गई। ये तो खत्म हो गया फेज 1। अच्छा, फिर शुरू हुआ सेकेंड फेज ऑफ पॉलीगार रिबेलियन और ये जो सेकेंड फेज था ये फर्स्ट फेज के कंपैरिजन में ज़्यादा वायलेंट था, ज़्यादा अग्रेसिव था। कहानी शुरू हुई फरवरी 1801 में। फरवरी 1801 में पालमकोटा फोर्ट से कुछ पॉलीगार्ड्स छूट के भाग गए। फर्स्ट फेज में जो पॉलीगार्ड्स कैप्चर किए गए थे उनको रखा गया था पालमकोटा फोर्ट में। फरवरी 1801 में ये पॉलीगार्ड्स पालमकोटा फोर्ट से एस्केप करके छूट के भाग निकले और इन्होंने छूटते ही आसपास के जितने भी फोर्ट्स हैं उनको अटैक करने की शुरुआत करी, उनको कैप्चर करने की शुरुआत करी। इनफैक्ट इन्होंने तूतीकोरिन को कैप्चर कर लिया। जब तक अंग्रेजों को समझ में आता तब तक कई सारे फोर्ट्स को और तूतीकोरिन को कैप्चर कर चुके थे ये। अंग्रेज लोगों ने मदद मांगी। मलाबार में जो अंग्रेजों की फोर्स थी वो आई मदद करने के लिए और जैसे ही मदद करने के लिए ब्रिटिश फोर्सेस आने की शुरुआत होती है तो रिबेल लोगों को समझ में आ गया कि यार अब हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग चले गए कहाँ पे? शिवगंगा नाम की जगह पे। अच्छा, ये जो रिबेल्स थे इनको लीड कौन कर रहा था? इनको लीड कर रहे थे ओ माथुराय जो कि कट्टावुमन नायकन के भाई थे। कट्टावुमन नायकन जो कि फर्स्ट फेज के लीडर थे। कट्टावुमन नायकन जिनको कि अल्टीमेटली हैंग किया गया था, उनके भाई ओ माथुराय इन रिबेल्स को लीड कर रहे थे। जब अंग्रेजों को मदद आने की शुरुआत हुई तो ये लोग भाग के कहाँ पहुँच गए? शिवगंगा पहुँच गए और शिवगंगा में एक और रिबेलियन चल रहा था जिसका नाम था मरुदस रिबेलियन और इस मरुदस रिबेलियन को लीड कर रहे थे मारुथु पांड्यन। ओ माथुराय अपने लोगों को लेके पहुंचे मारुथु पांड्यन के पास में और ये लोग साथ में मिलकर रिबेल करने लगे, लेकिन अल्टीमेटली अंग्रेजों ने इसको सप्रेस कर दिया इन अक्टूबर 1801 और पंजलन कुर्ची जहाँ के कट्टावुमन नायकन पॉलीगार्ड थे वहाँ का जो फोर्ट था उसको पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया अंग्रेजों ने और उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। बेसिकली अंग्रेज लोग नहीं चाह रहे थे कि किसी को पता चले कि पॉलीगार्ड्स ने कोई रिवोल्ट किया है। अच्छा, जब ओ माथुराय के रिबेलियन को अंग्रेज लोग सप्रेस कर रहे थे, मीनवाइल दूसरी साइड क्या चल रहा है? जो आरकोट का नवाब है उसने कार्नेटिक की सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से किसको दे दी है? कंपनी को दे दी है। मतलब एक तरफ तो ये जो लोग हैं पॉलीगार्ड्स हैं वो रिबेल कर रहे हैं, अंग्रेज इनके रिबेलियन को सप्रेस कर रहे हैं और दूसरी तरफ आरकोट का जो नवाब है वो पूरी तरीके से कंपनी के पैरों में पड़ा हुआ है। ओ माथुराय का रिबेलियन सप्रेस कर दिया गया, लेकिन आरकोट के नवाब ने सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से किसको दे दिया है? कंपनी को दे दिया है। तो अब और ज़्यादा चेंजेस आने की शुरुआत हुई। 1803 और 1805 के बीच में नॉर्थ आरकोट के जो पॉलीगार्ड्स हैं उन्होंने वापस से रिबेल किया। बेसिकली प्रॉब्लम क्या था? ये जो पॉलीगार्ड्स थे दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स टू कलेक्ट केवल फीस। ये केवल फीस या वॉच फीस क्या होती थी? बेसिकली तमिलनाडु में पुराने टाइम से चलता था ये। कुछ हेरिडेटरी विलेज पुलिस ऑफिस हुआ करता था और ये जो विलेज पुलिस ऑफिस हुआ करता था ये विलेज के लॉ एंड ऑर्डर को देखता था। इसको कुछ राइट्स और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी। इसको बुलाया जाता था केवल। और क्योंकि ये पुलिस सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे तो ये लोग कुछ फीस चार्ज किया करते थे। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल बढ़ा तो इनको बोला गया कि तुम केवल फीस चार्ज नहीं करोगे। केवल फीस कौन लेगा? हम लेंगे। तो ये जो पॉलीगार्ड्स हैं ये नाराज़ हो गए और क्योंकि पुलिस पूरा कामकाज ये लोग देखते थे, इनको फीस नहीं मिल रही थी, ये नाराज़ हो गए। इन्होंने रिबेल करने की शुरुआत कर दी। तो ये जो पूरा रीजन था नदन आरकोट वाला रीजन ये पूरा लॉलेस हो गया, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इस पर्टिकुलर रीजन के जितने भी पॉलीगार्ड्स थे उन पॉलीगार्ड्स ने रिबेल करने की शुरुआत करी, रिवोल्ट करने की शुरुआत करी। खूब जम के जोर शोर से इन्होंने रिबेल किया,
लेकिन इनके रिबेलियन को अल्टीमेटली फरवरी 1805 को सप्रेस कर दिया गया। बहुत सारे जो पॉलीगार्स चीफ्स थे उनको बोला गया कि चुपचाप से मद्रास में जाके रह लो शांति से, अगर जिंदा रहना है तो। कुछ ऐसे पॉलीगार्स थे जिनको 18% अलाउंस दिया गया अपॉन देयर रेवेन्यूज ऑफ द ईस्टेट्स, मतलब कुछ ज़्यादा पावरफुल जो पॉलीगार्स थे उनको उनकी ज़मीन दे दी गई और 18% का अलाउंस भी दिया गया। कुछ को तो बाहर ही निकाल दिया, उनको बोला गया कि तुम जाओ आरकोट से निकलो, मद्रास में जाके रहो। और कुछ जो ज़्यादा पावरफुल थे उनको बोला कि देखो तुम्हें तुम्हारी ईस्टेट दी जा रही है और 18% का ऊपर से अलाउंस दिया जा रहा है, अगली बार से बदतमीजी नहीं करना। लेकिन ये जो पॉलीगार रिवोल्ट है इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये पूरे साउथ इंडिया में स्प्रेड होता है। इनफैक्ट जानने वाले लोग ये कहते हैं कि जो पॉलीगार्स थे दे बिलीव्ड इन मास मूवमेंट अगेंस्ट द एलियन रूल एंड दे वर सीकिंग इंडिपेंडेंस ऑफ देम, कि ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। इनका इंटेंशन ये था कि ये जो अंग्रेज लोग हैं इनको बाहर निकालना है और हमें पूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। नेशन बिल्डिंग का आइडिया नहीं था, लेकिन हाँ इंडिपेंडेंस वाला आइडिया इनके इस कामकाज में झलकता है, दिखता है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।